यू पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एंटी नेट के एग्जाम्स जो हैं वो हमारे डिक्लेयर हो गए हैं, तो डेट शीट हमारी आ गई है। और जो हमारे कॉमर्स का जो पेपर है वो है जी हमारा कब, 29 सितंबर को। और जो हमारे मैनेजमेंट कोड 17 का जो पेपर है वो है जी कब, अपना 30 सितंबर को। तो बेसिकली मोटा मोटी अगर हम आज से देखते तो हमारे पास में 10 दिन जो है वो अवेलेबल है। अब इन 10 दिनों के अंदर अपने को जी तोड़ मेहनत करनी है, और जी तोड़ मेहनत करके अपने को पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज भी करना है इन 10 दिनों में। और साथ में सबसे मेन चीज, हमको एमसीक्यू सारे करने हैं। और इसी जो आपकी मेहनत है इसमें आपका साथ देने के लिए हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट एज वेल एज पेपर नंबर 2 कॉमर्स के लिए एमसीक्यू सीरीज। आज की जो वीडियो है इसके अंदर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर बात करता हूं, पहले तो कॉमर्स की बात करता हूं, तो कॉमर्स के अंदर है ये यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिंगल यूनिट है। इसके क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट में मार्केटिंग दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। एक है जी आपका यूनिट नंबर 7 जो मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक है यूनिट नंबर 6 जिसके अंदर आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट के दोनों पार्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जो इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट थी उसके हमने टोटल मिला के 4 चैप्टर्स बनाए थे। और जो यूनिट नंबर 7 है इसके अंदर हम लोगों ने टोटल मिला के 7 चैप्टर बनाए। तो ये जो 11 चैप्टर हैं ये है किसके डेडिकेटेड है, मार्केटिंग को लेकर के। अब हम लोग जो है वो आज के वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम आज की क्लास के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट के 106 क्वेश्चंस को जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। जो है मैंने ये इसमें फाइल जो है मैंने डाल दी है, और ये आप लगाइए आराम से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है इसके अंदर में डाले हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनको भी कवर किया गया है। तो ये दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों बच्चे बोले तो जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं, जिनका 8 नंबर कोड है उनके लिए भी, और जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं कोड नंबर 17 वाले उनके लिए भी। तो आप दोनों जो है वो इसको करेंगे। 106 क्वेश्चन है, एक बार ये लगाए। मार्केटिंग मैनेजमेंट की 2 वीडियो आएंगी, ठीक है ना। एक तो ये मैंने डाल रहा हूं और एक वीडियो और आएगा, और उसके अंदर जो है बाकी जो टॉपिक्स है वो भी आएंगे। तो मैं आपको बता दूंगा कि किन बच्चों को लगाना है। मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स को तो लगाना ही है, और कॉमर्स वालों को मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है ना जी। तो अभी आप लोग जो है वो क्या करने वाले हैं सर, अभी हम लोग जो है 106 क्वेश्चंस को लगाएंगे बढ़िया तरीके से। आप इसको जो है वो कवर करेंगे। एक बार वीडियो लगाना, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम को सेव करके चलना है अपने को। एक बार वीडियो लगानी है आपको। वीडियो लगाने के बाद में उसके बाद कुछ नहीं, डायरेक्टली आपने क्या करना है, वीडियो एक बार पूरा का पूरा लगा लिया, देन उसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है दोबारा वीडियो लगाने की नीड नहीं है। एक बार क्वेश्चन समझ लिए, देन उसके बाद पेपर में जाने से पहले कम से कम 2 बार जो है वो पीडीएफ देख जाना। पीडीएफ आपने खोल लिया, अब पीडीएफ जो है वो ड्रैग करते जाओ कि हाँ अच्छा इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था, इस तरीके से। इसमें क्या होगा, पेपर में जाने से पहले 2 से 3 बार क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे आ जाएंगे। अगर वही क्वेश्चन आ गए, आपका काम बन गया। और अगर वो नहीं आए तो क्वेश्चन तो इनमें से ही बनेंगे ना, जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो इनमें से ही बनेंगे ना जी सर, तो आपका काम बन जाएगा। तो पेपर में जाने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा एटलीस्ट 2 बार, कम से कम 2 बार, और अगर टाइम है तो 3 बार 4 बार। अब ना एक छोटी सी बात और आपको मैं बता दूं, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए टाइम निकलेगा कैसे सर, आपने तो ये बोल दिया कि वीडियो लगा लो, चलो सर वीडियो तो लगा लेंगे, उसके बाद में कैसे हम करेंगे। देखो उसके बाद आपको टाइम जो है अलग से इसको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार आपने 106 क्वेश्चन कर लिए, वीडियोस के साथ में आपने कंप्लीट कर लिया, मान लो उसके अंदर आपको 2 घंटे लगे, देन उसके बाद में अब अगले दिन या एक दिन के बाद में जो है, जैसे आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते जो है आप लैपटॉप में पढ़ रहे हो तो लैपटॉप में खोल के बैठ जाना, नहीं तो आप मोबाइल के अंदर जो है उसको खोल के बैठ जाओ। आपने मोबाइल में खोल लिया, खाना खा रहे हो, इधर क्वेश्चन देख रहे हो, खाना खा रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो। जब भी आप कोई भी लीजर एक्टिविटी कर रहे हो, जो बेली एक्टिविटी, वेले हो आप जिस टाइम पे, वो टाइम को आप डिवोट करो इस काम के अंदर। ये 10 दिन है भाई, पूरा जी जान ठोक दो, और मतलब आपको लगाना पड़ेगा टाइम कैसे भी करके। अगर ये टाइम अगर आपका ऐसे घूम गया तो पिछला वाला सारा जो मेहनत है वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए अपने को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको जो है वो क्या करना है, अपना टाइम जो है थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के 106 क्वेश्चन कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट टोटल वीडियो कितनी आएगी, 2, एक तो ये है, एक इसके बाद आएगी, ठीक है ना। और उसके अंदर पूरा का पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट एकदम तहस नहस कर देंगे हम लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, आप क्वेश्चन को जरूर लगा के जाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है, इसमें प्रीवियस भी मैंने डाले हैं, एक्सपेक्टेड मैंने डाल दिए, तो इनको जरूर आप करके जाइएगा, ठीक है ना जी। तो अभी हम शुरुआत करें, आज है डे नंबर 1। तो डे 1 के अंदर हम लोग पूरा का पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट को जो है वो खत्म करेंगे, ओके। उसके बाद ग्रेजुअली ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, और पूरा रिवीजन भी साथ साथ में करते रहेंगे, और साथ साथ में हम लोग जो है वो इनकी जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है वो भी हम करते रहेंगे, ओके जी सर। तो चलिए अब आप जो है वो स्टार्ट कीजिए हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को, ओके। तो
अभी हम इन क्वेश्चंस को लगाइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनके मार्केटिंग के वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिवीजन वीडियो भी अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। कुछ टॉपिक्स की रिवीजन वीडियो हमारी रह गई थी, लाइक पेपर नंबर 2 के अंदर हमारी कॉमर्स की अगर बात करता हूं तो उसके अंदर हमारी जो है ऑडिट की रिवीजन वीडियो जो है वो पेंडिंग है, उसके अंदर मैनेजमेंट की और ओबी की रिवीजन वीडियो पेंडिंग है, तो वो मैं डाल दूंगा आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो है मैं डाल दूंगा। तो ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बन के रहिएगा हमारे साथ चैनल के ऊपर, ठीक है ना। तो बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, तो आप तैयारी कीजिए। बढ़िया, ऑल दी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। आपको एग्जाम्स के लिए सभी बच्चे जो है वो जेआरएफ का ही संकल्प ले, और जेआरएफ ही आपको जो है वो क्या करना है, अचीव करना है। जेआरएफ से नीचे अपना को जो है वो कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना जी सर। तो अभी आप तैयारी कीजिए, शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया वो क्या बोलता है जी, देखो एक बार, एक मिनट को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है और फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू द प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसी सर्विस है फॉर विच जिसके लिए कस्टमर विल स्पेंड ए फेयर अमाउंट टू टाइम कंपेयरिंग अल्टरनेटिव, जिसके लिए मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए कस्टमर जो है वो टाइम स्पेंड करता है, मतलब उसको परचेज करने के लिए कस्टमर जो है वो क्या करता है, टाइम भी स्पेंड करता है और दो अलग अलग अल्टरनेटिव्स को जो है आपस में कंपेयर करके फिर डिसाइड करता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट जो है वो क्या करना है, परचेज करना है। तो वो है जी आपका कौन सा, शॉपिंग प्रोडक्ट। आंसर क्या है, सी। सेकंड बोलते हैं एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ डिफरेंट फूड्स इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच वन द फॉलोइंग सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम। देखो जो सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम है उसके अंदर कई सारी कैंपेन चलाई जाती है, तो बोलते हैं एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ डिफरेंट फूड। आपका कोई फूड है, कोई खाना है, उस खाने के अंदर जो है वो कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मतलब कितना उसमें कार्ब है, कितना उसमें फैट है, कितना उसमें प्रोटीन है। अगर मान लीजिए ये चीज बताई जा रही है, मतलब आपके फूड के अंदर जो है वो कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम के अंडर आता है। तो यहां पे इसका आंसर जो है वो है कॉग्निटिव। वैसे मैं पहले सारे आपको करवा दूं। सबसे पहले वैल्यू कैंपेन, वैल्यू कैंपेन के अंदर बेसिकली अपील की जाती है कस्टमर को, एथिक्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है, मतलब जो वैल्यूज प्रोवाइड की जा रही है प्रोडक्ट के थ्रू वो बताई जाती है। एक्शन कैंपेन के अंदर जो है वो बताया जाता है अपील टू कस्टमर मेंबर टू योर बिजनेस। बिहेवियर कैंपेन के अंदर बताया जाता है इट कंसिस्ट ऑफ डील विद कस्टमर बिहेवियर लाइक डिस्काउंट ऑफर, कैशबैक हो गया, रिटर्न पॉलिसी हो गया, फ्री गिफ्ट हो गया, कूपन्स हो गया। और कॉग्निटिव कैंपेन के अंदर जो है वो बताया जाता है इट इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन आवर डिजायर एंड द नीड टू नर्चर अमंग स्टूडेंट। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ डिफरेंट फूड, अलग अलग फूड, अलग अलग खाने के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, तो ये ऑब्जेक्टिव, ये कौन से सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज अ कॉग्निटिव। यहाँ पे बेसिकली ज्ञान दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है। चलो जी आगे, मतलब बताया जा रहा है कि अलग अलग फूड में क्या अलग अलग डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। आगे दी फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मार्केटिंग, दो स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है मार्केटिंग से। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है। पहला, मार्केटिंग इज अबाउट सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड एंड वांट, बिल्कुल सही बात है। मार्केटिंग के अंदर हम लोग यही करते हैं, कस्टमर की नीड और कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। 1 तो आपकी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, मार्केटिंग कैन बी परफॉर्म ओनली बाय इंडिविजुअल, क्या मार्केटिंग जो है वो अकेले इंडिविजुअल के द्वारा परफॉर्म की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकती, ये गलत है। मार्केटिंग जो है इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन दोनों जो है वो कंडक्ट करते हैं। चलो जी, तो इसका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, बी। नेक्स्ट, मैचिंग करना है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन के मेथड दे रखे हैं और आपको उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको जो है मैचिंग करना है। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक के अंदर बेसिकली पॉपुलेशन को जो है वो जेंडर के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं। साइकोग्राफिक के अंदर आपका वैल्यूज के बेस पर हो गया, ठीक है। बेनिफिट के अंदर बेसिकली कन्वीनियंस, ये बेनिफिट है आपका, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर के अंदर क्या, लॉयलिटी। तो ये आपका मैचिंग हो गया। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। तो मार्केट सेगमेंटेशन के मेथड है, थोड़ा देख लेना एक बार। आगे, ए मैन्युफैक्चरर टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट, एक मैन्युफैक्चर है, उसने मैन्युफैक्चर कौन है, सामान बनाने वाला, उसने अगर अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, मार्केट करना है, वो फोकस करेगा ऑन द फॉलोइंग मार्केटिंग चैनल अल्टरनेटिव। तो वो किन किन मार्केटिंग चैनल अल्टरनेटिव के ऊपर फोकस करेगा। तो ये उसके सामने ना 6 तरह के अलग अलग जो है वो क्या दे रखे हैं, मार्केटिंग चैनल अल्टरनेटिव दे रखे हैं। इसका मतलब ये वो अल्टरनेटिव है जिनको यूज करके आप अपना जो प्रोडक्ट है वो कहां तक, अपने एंड कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। तो एंड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बेसिकली ये मोड आपके पास अवेलेबल है। अब आपको करना क्या है, सिलेक्ट द कोड ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस, आपको एक सीक्वेंस बतानी है ऑफ द चैनल अल्टरनेट इन ऑर्डर। तो आपको सीक्वेंस बतानी है ऑफ द चैनल अल्टरनेट इन ऑर्डर
ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो लगातार क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, मतलब लगातार बढ़ती रहेगी। तो मतलब सबसे पहला कौन सा आएगा, जहां पे आपकी ट्रांजैक्शन को सबसे क्या है कम है, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आएगा जिसकी ट्रांजैक्शन को सबसे क्या है ज्यादा है। तो सबसे कम जो ट्रांजैक्शन कोस्ट है वो आपको बताना सबसे पहले। तो सबसे पहले आएगा जी आपका इंटरनेट। सबसे कम ट्रांजैक्शन कोस्ट जो है वो किसकी है, इंटरनेट की। ठीक है, इंटरनेट पे आप बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से जो है वो मैक्सिमम लोगों को कवर कर सकते हो। फिर उसके बाद आएगा आपका टेली मार्केटिंग। उसके बाद में आएगा जी आपका रिटेल स्टोर, जो वैसे रिटेल स्टोर होते हैं उनको आप सामान बेचाओ। ठीक है, इसके बाद जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी जो है वो अपॉइंट कर सकते हो, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका। डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद में जो है फिर आएगा आपका वैल्यू एडिड पार्टनर, जो बेसिकली आप जिनको आप सामान दोगे और वो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे और फिर आगे आपके सामान को सेल करेंगे। और लास्ट जो बचता है आपके पास में वो है जी आपका सेल्स फोर्स पर्सन सेलिंग। तो ये आपके पास में अलग अलग जो है वो क्या अवेलेबल है, अल्टरनेट अवेलेबल है। और इन अल्टरनेट में से सबसे कम जो कॉस्ट आएगी वो आएगी किसकी, इंटरनेट की। और सबसे ज्यादा जो कॉस्ट आएगी डेट इज अ सेल फोर्स की। तो आपने इसको अरेंज कर दिया, तो आंसर जो बनेगा फिर उसका डेट इज अ बी। आगे अब बोलते हैं दी वैल्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी है वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो पहली बात तो वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एक लिविंग ब्रीदिंग कल्चर होता है। ठीक है, जो शेयर्ड कोर वैल्यू अमंग ऑल एम्प्लॉई। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी क्या है आपके एम्प्लॉई है, वो सारे एम्प्लॉई जो है वो जिस कोर वैल्यूज को जो है वो क्या करते हैं, एडहेयर करते हैं, फॉलो करते हैं। जिस कल्चर को वो सभी लोग मिलकर एक जैसे कल्चर को जो फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हाँ जी सर, ठीक है, ये तो हो गया। अब बोलते हैं कि वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बातें, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में कुछ बातें बोल रखी है। आपको बताने इनमें कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या बोलती है, द गोल ऑफ एनी सेल्स प्रमोशन इज टू क्रिएट वैल्यू। बोलता है जो गोल है किसी भी सेल्स प्रमोशन का, जो भी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी आप करते हो उसका मेन एम जो है वो है क्रिएट वैल्यू फॉर बोथ द कंज्यूमर एंड द फर्म। बिल्कुल सही बात है। सेल्स प्रमोशन से जो है वो दोनों को फायदा मिलेगा, कस्टमर को फायदा मिलेगा, उसको सामान थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, और कंपनी को फायदा मिलेगा, उसकी सेल्स बढ़ जाएगी। तो ये सही है। फिर सेकंड में बोलता है सेल्स प्रमोशन ऑलवेज शिफ्ट सेल्स फ्रॉम द फ्यूचर टू नाउ। ये बात तो ठीक है भाई, सेल्स प्रमोशन के अंदर आप जो है वो क्या करते हैं कि फ्यूचर सेल को जो है वो करंट के अंदर क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ये थोड़ा बहुत होता है। वैसे तो सेल्स प्रमोशन का मेन उद्देश्य जो है वो ये होता है कि हम लोग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। अब लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं अगर आप सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करोगे तो जिन लोगों ने फ्यूचर में लेना है वो आज ही ले लेंगे, तो जिससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म का तो बेनिफिट होगा लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जो है आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, जिसने बाद में लेना है वो बाद में भी लेगा। बस सेल्स प्रमोशन में ये होता है कि अगर मान लो सस्ता मिलेगा तो और कस्टमर ग्रुप जो है वो भी आपके सामान को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर जो बनेगा 6 का डेट इज द फर्स्ट। आगे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, जो पीएलसी की जो स्टेज होती है जिसके अंदर 4 आपके जो है वो स्टेजेस आती है। सबसे पहला होता है आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद आएगा ग्रोथ, फिर आएगा आपका मैच्योरिटी और फिर क्या आएगा, डिक्लाइन। ये होता है ना, तो इसको बोलते हैं पीएलसी। तो बोलते हैं इनमें से कौन से पीएलसी की स्टेज के ऊपर फर्म जो है वो इंप्रूव करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ऐड करते हैं न्यू फीचर एंड इंप्रूव्ड स्टाइलिंग। तो फर्म जो है वो क्वालिटी को इंप्रूव किस स्टेज पे करती है, वो है कौन सा, ग्रोथ स्टेज के ऊपर। और ग्रोथ स्टेज के ऊपर ही फर्म जो है वो क्या करती है, नए नए फीचर्स को भी ऐड ऑन करके मार्केट में उनको क्या करती है, लॉन्च करती है। आगे बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग। आपको बताना है, करेक्ट कोड बताना है। सबसे पहले बोलता है लो इनिशियल प्राइस रिगार्डेड एज अ प्रिंसिपल मींस फॉर एंटरिंग इनटू मास मार्केट फॉर सम न्यू प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। बोलता है अगर आप शुरुआत में अपने प्रोडक्ट के जो प्राइसेस को क्या रखोगे, लो रखोगे, अगर इनिशियल प्राइस जो है वो आपका क्या रहेगा, लो रहेगा, तो वो क्या है, एक प्रिंसिपल मींस बन जाएगा फॉर एंटरिंग इनटू मास मार्केट। इसके बेस पर आप जो है वो मास मार्केट के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हो फॉर सम न्यू प्रोडक्ट। तो नए प्रोडक्ट को मास मार्केट में एंटर कर सकते हो अगर आप रेट को जो है वो क्या कर लोगे, कम कर लोगे। तो असर्शन एकदम क्या है, करेक्ट है। फिर रीजनिंग में बोल रहा है कि फर्म जनरली एंटर करते हैं इनटू प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट विद एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इनिशियली। फर्म जो है वो प्रोडक्शन के नए प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में इसलिए आती है क्योंकि फर्म के पास में जो है वो शुरुआत में क्या होती है, एक्सेस कैपेसिटी होती है। हाँ, ये बात भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन इस बात का ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ऊपर वाले में क्या बोल रहा है, ऊपर वाले में तो बात ये कर रहा है कि अगर नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, मास मार्केट के अंदर अगर आप लॉन्च करोगे ना, तो इनिशियल प्राइस अगर आपका लो रहेगा तो आपको इजीली आप उसमें एंटर कर सकते हो। वहां पे एंट्री मोड की बात की जा रही है। नीचे जो है बात ये की जा रही है कि कोई भी कंपनी जो है नया प्रोडक्ट कोई भी कंपनी जो है प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट में एंटर तभी होती है अगर उसके पास में क्या होती है, एक्सेस कैपेसिटी है। तो बातें दोनों सही है लेकिन दोनों बात का आपस में कोई लिंकेज नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, असर्शन रीजनिंग बोथ करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
आगे सिलेक्ट द करेक्ट कोड द असर्शन एंड रीजनिंग, आपको जो है वो करेक्ट कोड आपको बताना है। यहाँ पे असर्शन बोल दिया पहले क्या, कंपनी शुड मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, ध्यान देना, कंपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करेगी ऑफ देयर प्रोडक्ट, टेरिटरी, कस्टमर ग्रुप, सेगमेंट, ट्रेड एंड ऑर्डर साइज। कंपनी जो है वो क्या करेगी, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखती है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कस्टमर ग्रुप से कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। रीजन बोल रहा है मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, हम प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए मेजर करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करके ये हेल्प करता है कंपनीज को डिटरमाइन करने में वेदर टू एक्सपेंड, रिड्यूस और एलिमिनेट एनी प्रोडक्ट और मार्केटिंग एक्टिविटी टू एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल। ये बात भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर लेंगे तो उससे आपको फायदा, उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट से आपको फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो उसको एक्सपेंड करोगे, किससे नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है तो उसको रिड्यूस करोगे। तो रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो दोनों बातें क्या है, करेक्ट है। ऊपर यही तो बोल रहा था ना कि कंपनी जो शुड मेजर, कंपनी को मेजर करना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी, अपना कंपनी को मेजर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम पे कि उसका सामान जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। रीजन क्या बोल रहा है, रीजन ये बोल रहा है अगर आप ऐसा करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सामान आपका जो है मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, और जो आपका लॉस मेकिंग है उसको आप जो है वो बेच भी, मतलब उसको बनाना बंद भी कर सकते हो। तो दोनों बातें करेक्ट है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे, which one of the following attributes of the advertising regarding launching of the new product calls for spending all the advertising budget in a single period? इनमें से कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग, जब आप नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्या करते हो, लॉन्च करते हो, ठीक है, तो ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आप जो है वो क्या करोगे, स्पेंड करोगे ऑल एडवर्टाइजिंग बजट इन ए सिंगल पीरियड? वो है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इट मींस कंसंट्रेट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। इसमें क्या था, स्पेंड ऑल द एडवर्टाइजिंग बजट इन ए सिंगल पीरियड फॉर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट। आगे आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको कुछ इनके बारे में पढ़ना है और बताना है कौन से सही है कौन से गलत है। पहला, अब पहले इसको देखो, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग चैनल मेंबर। जो मार्केटिंग चैनल मेंबर होते हैं, मार्केटिंग चैनल के अंदर कौन आएंगे, जो बेसिकली आपके इंटरमीडिएरीज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की जा रही है। इंडिकेट द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। सबसे पहला चैनल मेंबर, चैनल मेंबर कौन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक आपका रिटेलर हो गया, लाइक आपका होलसेलर हो गया, लाइक आपका जॉबर्स हो गया, लाइक आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, ये सब। तो बोलते हैं चैनल मेंबर डू नॉट गैदर इन्फॉर्मेशन, चैनल मेंबर जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करते अबाउट द पोटेंशियल एंड द करंट कस्टमर के बारे में। सर क्या बात कर रहे हो, जो चैनल मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट उनका नेक्सस होता है कस्टमर के साथ में, और वो कस्टमर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है चैनल मेंबर एक्वायर करते हैं फंड्स टू फाइनेंस करने के लिए इन्वेंट्री एट डिफरेंट लेवल इन द मार्केटिंग चैनल। बोलता है चैनल मेंबर जो है वो पैसा इकट्ठा करते हैं फाइनेंस करने के लिए इन्वेंट्री को एट डिफरेंट लेवल इन द मार्केटिंग चैनल। ये बात एकदम क्या है, सही है, क्योंकि चैनल मेंबर जो है वो क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं क्या करने के लिए, इन्वेंट्री को फाइनेंस करने के लिए अलग अलग मार्केटिंग चैनल के ऊपर। तो ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। अब देखो रिटेलर भी पैसे इकट्ठा करता है, होलसेलर भी आगे से सामान लेने के लिए पैसे इकट्ठा करता है, जॉबर भी आगे सामान लेने के लिए पैसे इकट्ठा करता है। तो ये सभी लोग जो है वो क्या करते हैं, फंड्स को एक्वायर करते हैं, फाइनेंस को एक्वायर करते हैं, क्या करने के लिए, अपनी इन्वेंट्री जो ये परचेज कर रहे हैं बैकएंड से उसको फाइनेंस करने के लिए। तो ये बात क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट थी, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आगे, इफ द फर्म में गो फॉर डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग, अगर कोई कंपनी जो है वो डिफेंसिव मोड के ऊपर चले गई, मतलब कंपनी जो है वो एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा करी थी वो डिफेंसिव मोड पे चलेगी, एज पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। तो अप्रोच कौन सी होगी, वो होगी कंपनी की कंपिटिटिव पैरिटी। इसके अंदर कंपनी जो है वो क्या करती है, जितना खर्चा जो है वो कौन कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है, आप भी लगभग उतना ही खर्चा जो है वो करेंगे और अपने आप को क्या कर लेंगे, डिफेंसिव टेक्निक को जो है आप ऑप्ट कर लोगे। तो आंसर जो आएगा वो क्या, कॉम्पिटिटिव पैरिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पेनिट्रेटेड मार्केट, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है पेनिट्रेटेड मार्केट को। पेनिट्रेटेड मार्केट क्या होती है, पेनिट्रेटेड मार्केट वो होती है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल कर दिया जाए, उसको बोलते हैं पेनिट्रेटेड। मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पेनिट्रेटेड। तो बोलता है, और पेनिट्रेटेड के ऊपर और भी बताया मैंने, पेनिट्रेटेड मार्केट इज अ सेट ऑफ कंज्यूमर हु आर ऑलरेडी यूजिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, जो ऑलरेडी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज कर रहे हैं उनको बोलते हैं पेनिट्रेटेड मार्केट। दे आर एक्टिव कंज्यूमर, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्टिव कंज्यूमर। तो बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पेनिट्रेटेड मार्केट, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है पेनिट्रेटेड मार्केट को। तो बोलता है पेनिट्रेटेड मार्केट का मतलब कि एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपके सामान को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो पेनिट्रेटेड मार्केट में आएगा सेट ऑफ द कस्टमर हु आर बाइंग, जो बाय कर रहे हैं, जो करंटली, लिख देता हूं मैं, जो करंटली क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, विच हु आर बाइंग द कंपनी प्रोडक्ट। तो आंसर बनेगा क्या, बी। हालांकि मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी कर दिया इसको। चलो जी आगे,
कंपोनेंट दे रखा है होलिस्टिक मार्केटिंग का, ठीक है। होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच जो सबसे लास्ट अप्रोच होती है ना, तो सबसे इसमें हम ये पढ़ते हैं ना कि पहले आएगा आपका एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, फिर आएगा आपका प्रोडक्शन, फिर आएगा आपका प्रोडक्ट, फिर आएगा आपका सेलिंग, सेलिंग के बाद में आएगा आपका कौन सा मार्केटिंग, और फिर आएगा होलिस्टिक। तो बोलते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग के ना 4 कंपोनेंट हैं और उसके की कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, इनको आपस में क्या करना है, मैच करना है। तो इंटरनल मार्केटिंग ये मैच होएगा इंटरनल मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। परफॉर्मेंस ये डिपेंड करेगा आपके ब्रांड या कस्टमर इक्विटी के ऊपर। इंटीग्रेट मार्केटिंग जो है वो है आपका कम्युनिकेशन, कई सारे कम्युनिकेशन चैनल्स को एक साथ लेके आएंगे। और रिलेशनशिप मार्केटिंग हो गया आपका जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है। तो 14 का आंसर बनेगा क्या, ए। आगे मैचिंग करना है आपको। यहाँ पे जो है जो प्रोडक्ट के, यहाँ पे वेरियस प्रोडक्ट के जो है फीचर्स के बारे में बात की गई है, आपको मैचिंग करना है। सबसे पहला आएगा जी आपका स्टाइल। स्टाइल क्या है? स्टाइल एक बेसिक या डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ एक्सप्रेशन होता है अपियरिंग इन ए फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, इसको बोलते हैं हम क्या, स्टाइल। फैशन क्या है? बेसिकली फैशन जो है वो है जो करंटली अभी क्या है, एक्सेप्टेड है या पॉपुलर स्टाइल जो होता है ना एक गिवन फील्ड में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैशन। और फैड जो है वो क्या, फैड बेसिकली एक प्रोडक्ट है, मैंने लिखा पहले नीचे, इसको पढ़ो। फैड एक प्रोडक्ट है जिसको डेट हैज लिटल if any utility but is characterized as a quick rise in sale and popularity followed by a quick decline in sale and popularity। इसका मतलब क्या है, ये एकदम ही बढ़ते हैं और एकदम ही क्या होते हैं, डाउन होते हैं, इसको बोलते हैं फैड। तो फैड प्रोडक्ट का वो फीचर है, मतलब फैड बेसिकली वो प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट कैटेगरी जो एकदम ही बढ़ती है और एकदम ही डाउन जाती है। तो इसके बारे में इसको लिंक क्या कैसे किया गया, डेट कम्स क्विकली इनटू पब्लिक, जो क्विकली आएगा पब्लिक में, व्यू आर अडोप्टेड विद ग्रेट जील, पीक अर्ली एंड डिक्लाइन वेरी फास्ट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैट। तो 15 का बनेगा क्या, ए। आगे दी फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड, इंडिकेट करना है द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या बोलती है, मोस्ट एस्टेब्लिश्ड कंपनी डू नॉट फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इनोवेशन फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बोलता है जो भी मोस्ट एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, जो अच्छी अच्छी कंपनी होती है, वो फोकस नहीं करती नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे। ऐसा है क्या? अरे सर क्या बात करो, जो बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी है वो सारी की सारी नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे हमेशा फोकस करती हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बोलता है मोस्ट एस्टेब्लिश्ड कंपनी एंटर न्यू मार्केट बाय ट्विकिंग प्रोडक्ट फॉर न्यू कस्टमर। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। जो जितनी भी एस्टेब्लिश कंपनी है वो नई नई मार्केट में एंटर करती है, क्या करके, अपने प्रोडक्ट में ट्विकिंग करके। ट्विकिंग मतलब फेरबदल, थोड़ा बहुत चेंजेस करके, नए कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करके मार्केट में जो है, नई नई मार्केट में क्या करती है, नए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं। तो ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। तो 16 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, डी। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट रिड्यूस प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ ए प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो रिड्यूस कर दे प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ ए प्रोडक्ट को, ठीक है। मतलब जो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है। अब ये जो फैक्टर है जो रिड्यूस कर दे, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो रिड्यूस कर दे प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ ए प्रोडक्ट। तो पहला है प्रोडक्ट इज मोर डिस्टिंक्टिव। अगर प्रोडक्ट जो है वो क्या है, डिस्टिंक्टिव है, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, सेंसिटिविटी को, प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब बताओ पहले सर। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अगर आप प्राइसेस में थोड़ा सा जो है वो क्या करोगे, फ्लक्चुएशन करोगे, क्या करोगे, फ्लक्चुएशन करोगे, तो प्राइस में फ्लक्चुएशन होने पर आपकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी। लेकिन अगर मान लो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो ये बताते हैं कि इन पॉइंट्स पे जो है प्राइस सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट डिस्टिंक्टिव है, डिस्टिंक्टिव मतलब औरों से अलग है, तो नेचुरल बात है उसको वो मोर फीचरफुल होगा, तो वहां पे आपका जो सेंसिटिविटी है वो कम होगी। अगर आप रेट बढ़ा भी लोगे तो भी कस्टमर आपके सामान को परचेज करेगा। अगर बायर प्रोडक्ट को स्टोर नहीं कर सकता तो वहां पे बायर जो है वो ज्यादा प्राइस के प्रति सेंसिटिव नहीं रहेगा। द प्रोडक्ट एज्यूम टू हैव मोर क्वालिटी। अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर क्वालिटी ज्यादा है, प्रेस्टीज ज्यादा है, एक्सक्लूसिवनेस ज्यादा है, तो वहां पे बायर जो है वो प्राइस को लेकर के जो है वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहेगा। लेकिन ये क्या है, बायर है फुली अवेयर ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर बायर को सब्स्टिट्यूट्स के बारे में पूरी अवेयरनेस है, अगर बायर को पता है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे वो प्राइस सेंसिटिव हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया तो वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ जो है मूव कर सकता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ पार्टनरशिप एंड अलायंस दैट अ फर्म क्रिएट टू सोर्स, ऑगमेंट एंड डिलीवर इट्स ऑफरिंग। इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है, ठीक है, ऑफ पार्टनरशिप एंड अलायंस, जिसके अंदर कंपनी जो है वो क्या करती है, फर्म क्रिएट करती है सोर्स, ऑगमेंट एंड डिलीवर इट्स ऑफरिंग। वो है आपका वैल्यू नेटवर्क। तो वैल्यू नेटवर्क में कई सारे लोग मिल जाते हैं इसमें और मिल करके वैल्यू डिलीवर करने का काम करते हैं। दो सेगमेंट देखिए, बताना कौन से करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला, ए लो मार्केट पेनिट्रेशन इंडेक्स। अब पहले तो ये एमपीआई क्या है, एमपीआई एक
इंडिकेटर है बेसिकली, जो शो करता है आपके बिजनेस के बारे में, हाउ योर बिजनेस इज डूइंग इन रिलेशन टू योर कंपटीशन, मतलब आपका बिजनेस जो है वो कॉम्पिटिटर के मुकाबले में जो है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, एंड द मार्केट इन जनरल, तो उसको बोलते हैं एमपीए। तो बोलता है ए लो मार्केट पेनिट्रेशन इंडेक्स इंडिकेट करता है सब्सटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल फॉर ऑल द फर्म, की अगर मान लो आपका जो मार्केट पेनिट्रेशन इंडेक्स है वो क्या है, लो है, इसका मतलब सभी फर्म जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। फिर बोलता है जनरली प्राइस कंपटीशन इंक्रीज, जनरली जो है वो क्या होगा, प्राइस कंपटीशन बढ़ेगा, एंड मार्जिन जो है वो क्या होंगे, कम होंगे व्हेन द मार्केट पेनिट्रेशन इंडेक्स इज ऑलरेडी हाई। ये बात भी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। आगे, विच ऑन द फॉलोइंग इज द डिमांड स्टेट, ऐसा कौन सा डिमांड स्टेट है वेयर जहां पे कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को डिसलाइक करता है एंड मे इवन पे टू अवॉइड इट, तो ये होती है कौन सा, नेगेटिव डिमांड, ठीक है ना। आगे, फॉर द फॉलोइंग इस नेगेटिव डिमांड का एग्जांपल आपको मैंने बताया था ना यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो टाइप ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था उसके अंदर था ये। आ गया, बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट इंडिकेट द करेक्ट कोड। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, बोलता है एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म, एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म होता है, बिल्कुल एडवर्टाइजिंग करने के लिए पैसे देता है। और द पर्सनल प्रेजेंटेशन, एडवर्टाइजिंग पर्सनल प्रेजेंटेशन है क्या सर, एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन ये होती है एडवर्टाइजिंग इज ए पेड फॉर्म ऑफ द नॉन पर्सनल। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ मोस्टली लॉन्ग टर्म इंसेंटिव टूल। क्या सेल्स प्रमोशन में लॉन्ग टर्म इंसेंटिव टूल आते हैं, शॉर्ट टर्म, सर शॉर्ट टर्म आते हैं, ठीक है। डिजाइन ग्रेटर परचेज फॉर पब्लिक पर्टिकुलर सर्विस बाय कंज्यूमर और द ट्रेड, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो 21 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। आगे बोलता है मार्केटियर आर इंक्रीजिंगली आस्क्ड टू जस्टिफाई देयर इन्वेस्टमेंट, मार्केटर को बोला जाता है कि वो जस्टिफाई करे अपनी इन्वेस्टमेंट को इन फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबल टर्म्स एंड रेयरली इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द ब्रांड एंड कस्टमर बेस। तो ये बात सही है, गलत है, गलत है सर, क्योंकि मार्केट मतलब सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते कि आपकी कंपनी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, बल्कि वो आपको पता चलेगा अगर आपका ब्रांड बिल्डअप हो रहा है, कस्टमर बेस आपका बढ़ रहा है, तो आप जज कर सकते हो कि आपका जो है वो कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, नहीं। फिर बोलता है ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करती है दैट लिटिल ऑफ देयर मार्केट वैल्यू कम्स फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट। बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ये रिकॉग्नाइज करती है कि उनकी जो मार्केट वैल्यू है उनमें बहुत कम शेयर होता है किसका, इंटेंजिबल एसेट्स का। इंटेंजिबल मतलब कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, या आपका जो ब्रांड हो गया। बोलता है इनका जो बेसिकली रोल है वो बहुत कम होता है। सर ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू में ये जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं आपकी, उनका रोल बहुत बड़ा होता है। तो दोनों की दोनों बातें जो है वो क्या है, आपकी इनकरेक्ट है। आगे, विच वन द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो बोलता है द मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट, जो मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट है वो होगा इज वन इन विच जिसमें एंट्री बैरियर जो है वो क्या हो, लो हो, एंड एग्जिट बैरियर जो है वो क्या हो, हाई हो। अरे भाई उल्टा बोल दिया, मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट वो है जहां पे एंट्री बैरियर जो है वो क्या हो, हाई हो, कोई भी दूसरा पर्सन जो है वो जल्दी से एंट्री ना कर सके, तभी तो हम पैसा कमाएंगे। और एग्जिट बैरियर जो है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि अगर निकलना पड़े तो हम इजिली निकल सके। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे, मैचिंग करना प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहला कस्टमरी प्राइसिंग कौन सा था, कस्टमरी प्राइसिंग ए प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द परसीव्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, इसको बोलते हैं कस्टमरी। स्कीमिंग क्या होता है, जब नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं उसका प्राइस जो है वो क्या करते हैं, हाई प्राइस जो है वो क्या करें, सेट करें, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्कीमिंग। इसके बाद पेनिट्रेशन, क्या पेनिट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग जो है वो इनिशियल के अंदर जो है वो क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट का रेट जो है वो क्या करते हैं, लो रखते हैं। एंड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कस्टमर की साइकोलॉजी के हिसाब से देखते हैं, जैसे 99 में 199 में, तो एक बेसिकली आप ओड नंबर को जो है वो सेट करते हो, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो डी का बनेगा फर्स्ट आंसर जो है इसका वो क्या, बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रॉड मार्केटिंग एनवायरमेंट, इनमें से कौन सा ब्रॉड मार्केट एनवायरमेंट, ब्रॉड मार्केटिंग एनवायरमेंट का मतलब जो है वो क्या हो गया, मैक्रो एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकल है, डेमोग्राफिक है, नेचुरल है, लेकिन टास्क एनवायरमेंट ये ब्रॉड मार्केटिंग एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है। आगे, कोका कोला कंपनी जो है वो मार्केट करती है वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट बेवरेजेस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बोतल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस एंड स्पोर्ट्स थिंग। कोका कोला कंपनी जो है वो अलग अलग जो है वो पेय पदार्थ जो है वो क्या करते हैं, मार्केट में ऑफर करती है। बोलता है ईच प्रोडक्ट अपील टू डिफरेंट सेगमेंट, हर प्रोडक्ट जो है वो अपील करता है अलग अलग सेगमेंट को। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट ऑफरिंग, तो ये किस तरह का मार्केट ऑफरिंग है, ये है आपका डिफरेंशिएटेड, नाम पे वैसे दिख ही रहा है उसको। अब 27 बोल रहा है इन डेवलपिंग द मार्केटिंग इन डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, अगर आपको जो है
एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को डेवलप करना है तो बोलता है मार्केटिंग मैनेजर मस्ट ऑलवेज स्टार्ट बाय आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट। तो कोई भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को जब आप स्टार्ट करो सबसे पहले आप लोग एसटीपी करते हो। एसटीपी के अंदर आप लोग जो है वो क्या करते हो, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग करते हो और आप देखते हो कि किस मार्केट सेगमेंट के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। फिर बोलता है एक कंपनी में रन मल्टीपल एड कैंपेन। ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो कई सारे एड कैंपेन को स्टार्ट करे एट द सेम टाइम पे, ईच एम्फेसाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट्स ब्रांड एंड सर्विस। और हर कैंपेन जो है वो उसका फोकस जो है वो किस पे हो, अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ ब्रांड के ऊपर हो। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। तो कंपनी अलग अलग मल्टीपल कैंपेन को भी स्टार्ट कर सकती है और हर एस्पेक्ट के अंदर कंपनी अलग अलग ब्रांड, अलग अलग सर्विस के ऊपर फोकस कर सकती है। तो दोनों बातें क्या है, करेक्ट है। आगे यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट के कोर फीचर्स बता रखे हैं, उनको जो है मैचिंग करना। सबसे पहला ये आपको याद है, मैंने आपको जो प्रोडक्ट फैमिली वाला ये सब बताया था, तो वहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने होटल इंडस्ट्री का, तो वही चीज़ है यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोडक्ट में। तो सबसे पहला है आपका कोर बेनिफिट। कोर बेनिफिट जो है वो क्या, अगर एक कोई भी आप अगर मान लो किसी भी होटल के अंदर जाते हैं और रूम लेते हैं तो इसका मतलब कोर बेनिफिट आप क्या चाहते हो, रेस्ट एंड स्लीप। दूसरा जो है अगर बात करें बेसिक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बेड हो, बाथरूम हो, टॉवल हो, डेस्क हो, क्लोसेट हो, ये सब। और एक्सपेक्टेड ये है कि अगर वो आपको साफ सुथरा मिल जाए, क्लीन बेडशीट होनी चाहिए, तो ये है आपका क्या, एक्सपेक्टेड। इसके बाद आता है आपका ऑगमेंटेड, ध्यान रखना। तो 28 का जो है वो क्या हो गया, सी। आगे कोड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन सेटिंग ए प्राइसिंग पॉलिसी। आप जो प्राइसिंग पॉलिसी को सेट करोगे तो किन के स्टेप को फॉलो करते हो। तो सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद फिर हम देखते हैं डिमांड कितनी है। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो कॉस्ट जो है एस्टिमेट करते हैं। फिर हम लोग जो है वो कंप्यूटर की कॉस्ट को भी जो है वो क्या करते हैं, ध्यान में लेकर आते हैं। फिर हम लोग जो है उस प्राइस को क्या करेंगे, सेट करेंगे और आखिरी में हम क्या करेंगे, फाइनल प्राइस जो होगा, मतलब मेथड को सेट करेंगे पहले और फिर फाइनल प्राइस को हम क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो आंसर जो बनेगा 29 का वो क्या, ए। आगे व्हेन ए फर्म इंप्रूव द क्वालिटी, जब एक फर्म जो है वो क्या करती है, इंप्रूव करती है क्वालिटी को और इंक्रीज करती है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन रिलेशन टू अ कॉम्पिटिटर मेकिंग ए प्रोडक्ट प्राइस रिडक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको, उसका मतलब क्या है। देखो जब एक फर्म जो है वो क्या करे, इंप्रूव कर रही है क्वालिटी, क्वालिटी को तो इंप्रूव कर रही है और इंक्रीज कर रही है प्राइस, प्राइस को क्या कर रही है, बढ़ा रही है अपने प्रोडक्ट के इन रिलेशन टू कॉम्पिटिटर मेकिंग ए प्राइस रिडक्शन। प्राइस को, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा रहे हैं लेकिन कंप्यूटर के मुकाबले में हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सस्ता है। तो इसको बोलते हैं द फर्म इज मूविंग इट्स ब्रांड इनटू ए हायर प्राइस वैल्यू प्रोपोजिशन। अब कंपनी जो है वो अपने ब्रांड को लेके जा रही है कहां पे, हायर प्राइस वैल्यू प्रोपोजिशन में। तो आंसर आएगा ए। आगे पीएलसी की स्टेज है, उसको जो है वो क्या करना है, आपको मैचिंग करना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन में जो आपकी सेल्स ग्रोथ है वो क्या होती है, स्लो होती है और जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल ही क्या रहेगा, नॉन एग्जिस्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन का हो गया ये। उसके बाद में फिर आएगा ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होगा, इसमें जो है वो रैपिडली मार्केट एक्सेप्ट करते हैं प्रोडक्ट को और सब्सटेंशियल प्रॉफिट इंप्रूवमेंट आपके जो है वो देखने को मिलेगी, ये। फिर उसके बाद में आएगा जी आपका, एक मिनट, इंट्रोडक्शन में ए पीरियड ऑफ स्लो सेल्स ग्रोथ एंड लो प्रॉफिट। अरे भाई इसका ये आएगा। और फिफ्थ का जो है वो क्या आएगा, डिक्लाइन में। डिक्लाइन में बताओ क्या होता है सर, डिक्लाइन के अंदर बेसिकली जो है वो क्या, सेल्स जो है वो क्या डाउनवर्ड शिफ्ट होती है और प्रॉफिट जो है वो क्या होते हैं आपके, अब घटने शुरू हो जाए, इरोड होना, इरोड का मतलब कम होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो इस फिफ्थ का आएगा ये, आंसर फर्स्ट आएगा इसका, सेकंड नहीं है, आंसर फर्स्ट आएगा। फर्स्ट का फर्स्ट, उसके बाद सेकंड वाला तो है ही नहीं, इंट्रोडक्शन वाला, ये तो खत्म, ये खत्म, ये खत्म। फर्स्ट का फर्स्ट हो गया और थर्ड का आपका थर्ड और जो आपका फिफ्थ है उसका क्या आएगा, सिक्स्थ आएगा। चलो आगे, मैच द आइटम ऑफ द लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ द लिस्ट 2, मैचिंग करना है। सबसे पहले कूपन। कूपन जो है वो क्या है, ये सर्टिफिकेट होता है एंटाइटल द बियरर टू ए स्टेटेड सेविंग। भाई कूपन आपको भैया बताएगा अगर आपके पास कूपन है कि आप कितना सेव कर सकते हो, अगर आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो आप कितना सेव कर सकते हो वो बताएगा कौन, आपको कूपन। उसके बाद टाइन प्रमोशन क्या होता है, टाइन प्रमोशन में 2 या 2 से ज्यादा ब्रांड को या कंपनीज जो है वो टीम अप करती हैं ऑन कूपन रिफंड एंड कॉन्टेस्ट टू इंक्रीज द पुलिंग पावर। तो हम 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल करके ये करते हैं। क्रॉस प्रमोशन के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ब्रांड को यूज करते हैं एडवर्टाइज करने के लिए अनदर कॉम्पिटिंग ब्रांड को, तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रमोशन। और प्राइस पैक जो है वो क्या होता है, बेसिकली प्राइस पैक में ऑफर करेंगे कंज्यूमर ऑफ सेविंग ऑफ द रेगुलर प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्राइस पैक। तो आंसर क्या आएगा 32 का सी। आगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला, द स्टेज ऑफ द इंडस्ट्री डेवलपमेंट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी। बोलते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री डेवलपमेंट की जो स्टेज होती हैं तो बोलते हैं वो आपकी
कॉम्पिटिटिव राइवलरी को इन्फ्लुएंस नहीं करती। सर करती हैं बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलपमेंट के स्टार्टिंग फेज में जो कंपटीशन कम रहता है, मिड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लास्ट स्टेज पे कंपटीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, रॉन्ग है। बोलते हैं एज द इंडस्ट्री स्टार्ट टू मैच्योर, जैसे जैसे इंडस्ट्री जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट होगी इन टर्म्स ऑफ लाइफ साइकिल, रूल्स जो है वो क्या होंगे, रिजेक्ट होंगे। कस्टमर एक्सपेक्टेशन अबाउट क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस आर ब्लर, कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो है क्वालिटी को लेके वो ब्लर होगी, अब वो बढ़ जाएगी। तो ये भी जो है वो क्या है, गलत है। ए मेजर फीचर जो है मैच्योरिंग इंडस्ट्री इज द टेंडेंसी फॉर कंपटीशन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्राइसिंग बिकम सिमिलर। हाँ, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। एंड इन डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, ओनली द मोस्ट एफिशिएंट फर्म जो है वो सिर्फ रीजनेबल प्रॉफिट कमाती है, बाकी सारी फर्म लॉस में चली जाती हैं। ये बात भी क्या है, आपका करेक्ट है। तो दोनों बातें आपकी करेक्ट है, 3 and 4। When the company pay less attention to its own cost or demand and base its price largely on competition price, then it is known as, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, अगर आप जो है वो क्या करते हो, ध्यान देना, when the company पे अपने कॉस्ट पे, अपनी डिमांड पे तो अटेंशन दे नहीं रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन का जो प्राइस, कॉम्पिटिटर का जो प्राइस है उसके ऊपर, उसको ध्यान रखते हुए अपना रेट डिसाइड कर लें, उसको बोलते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग। मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से अपने रेट को डिसाइड कर लेना। आगे ये काट दो। Which of the following is not a deciding factor for advertising budget out of the given option? इनमें से कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है जब आप एडवर्टाइजिंग का बजट बनाते हो? तो एडवर्टाइजिंग का बजट बनाते हो तो आप कॉम्पिटिटिव की पैरिटी भी करते हो, भाई कॉम्पिटिटर जितना खर्चा करता है वो भी करोगे। आप ये भी देखते हो अफोर्डेबल होना चाहिए, और आप ये भी देखते हो कि कॉम्पिटिटर की एडवर्टाइजिंग पॉलिसी क्या है। किस चीज को फॉलो नहीं करते, वो है आपका फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। आगे पैटर्न ऑफ पीएलसी दे रखा है, प्रोडक्ट कैटेगरी बता रखा है, इनको आपको आपस में मैच करना है। तो ग्रोथ स्लम्प मैच्योरिटी पैटर्न, रट्टा मार लो भाई इसका, ग्रोथ स्लम्प मैच्योरिटी पैटर्न आता है जो किचन अप्लायंसेस होते हैं, जो बेसिकली हाउस होल्ड अप्लायंसेस है उनके लिए होता है। ये साइकिल रिसाइकिल पैटर्न जो है ये आता है किसके लिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। इसके अंदर कंपनी जो है वो क्या करती है, पहले एक साइकिल को चलाती है, उसके अंदर कंपनी जो है बेसिकली एक प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, फिर जब उसकी धीरे धीरे वैल्यू कम होगी ना, तो कंपनी क्या करेगी, उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करके उसको दोबारा से ले आएगी, उसको बोलते हैं साइकिल के बाद क्या कर दिया, रिसाइकिल कर दिया सेम प्रोडक्ट को। तो ये, और एक होता है स्केलप्ड पैटर्न। स्केलप्ड पैटर्न को यूज करते हैं कब, जब मैंने न्यू यूजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आते हैं, तो उसको बोलते हैं स्केलप्ड पैटर्न। जैसे ये हो गया नाइलॉन। अब नाइलॉन का जो यूज है वो अलग अलग जगह पे होता है, उसको पैराशूट बनाने में भी काम आता है, हौसले में भी, कारपेटिंग में भी, तो इसको बोलते हैं स्केलप्ड पैटर्न। तो स्केलप्ड पैटर्न का मतलब मैनी न्यू यूजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो 37 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 3rd, ध्यान रखना। आगे स्टेजेस ऑफ पीएलसी दे रखा है, क्रिटिकल फैक्टर आपको मैचिंग करना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन होगा, यस। ग्रोथ के अंदर क्या होगा, ग्रोथ के टाइम पे हम लोग जो है वो खूब खर्चा करेंगे एडवर्टाइजिंग पे, यस। मैच्योरिटी के दौरान क्या होगा, मार्केट इफेक्टिवनेस आ जाएगी। एंड लास्ट ऑप्शनल्स के अंदर जो है वो क्या होगा, कॉस्ट एफिशिएंसी। जो कंपनी कॉस्ट एफिशिएंट होगी वही काम टिक पाएगी, नहीं तो बाकी सारी कंपनी मार्केट से क्या हो जाएंगी, ऑब्सोलीट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो 38 का आएगा ए। मैचिंग करना चाहिए आपको कस्टमर पेनिट्रेशन। कस्टमर पेनिट्रेशन की अगर बात करें तो ये क्या है, कस्टमर पेनिट्रेशन मतलब कि आपके कितने प्रेजेंट कस्टमर आपके सामान को परचेज कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ ऑल द कस्टमर हु बाय फ्रॉम द कंपनी। तो ये तो पेनिट्रेशन अभी ऊपर पड़ा भी था। कस्टमर लॉयल्टी जो क्या बताएगा, परचेज, जब कस्टमर परचेज करता है फ्रॉम द कंपनी बाय इट्स कस्टमर एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल परचेज फ्रॉम ऑल सप्लायर ऑफ द सेम प्रोडक्ट, कि आपसे लोग जो है वो कितना परचेज कर रहे हैं औरों के मुकाबले में, ठीक है। एक ही हो गया, ये है कस्टमर, अब सॉरी ये है आपका कस्टमर लॉयल्टी। इसके बाद आएगा जी आपका कस्टमर सिलेक्टिविटी। ये क्या है, साइज ऑफ द एवरेज कस्टमर जो परचेज करते हैं फ्रॉम द कंपनी एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ द साइज ऑफ द एवरेज कस्टमर परचेज फ्रॉम एन एवरेज कंपनी। और प्राइस सिलेक्टिविटी के अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको प्राइस सिलेक्टिविटी को बोलते हैं द एवरेज प्राइस चार्ज बाय द कंपनी एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द एवरेज प्राइस चार्ज बाय ऑल द कंपनी, है प्राइस सिलेक्टिविटी। तो आंसर बनेगा इसका सी। Which of the following category of the goods and service is most likely to require an aggressive use of selling concept? इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है, प्रोडक्ट की ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए आपको अग्रेसिव यूज करना चाहिए सेलिंग कॉन्सेप्ट का। पहली बात तो भाई सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कंपनी जो है वो क्या करती है, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक नहीं रहा, ठीक है, उसके ऊपर कंपनी सेलिंग प्रोसेस लगाएगी, जिसके ऊपर कंपनी जो है प्रमोशन के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा ज्यादा करेगी। इट स्टेट्स दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय एनफ ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट अनलेस दे आर परसुएड टू डू सो थ्रू सेलिंग एफर्ट। तो कंपनी यहाँ पे जो है वो क्या करती है, सेलिंग एफर्ट लगाती है, ठीक है। अब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए कंपनी बहुत ज्यादा सेलिंग एफर्ट लगाएगी तो वो मार्केट में बिकेगा, वो है आपका अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स कौन से होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं
डेट कस्टमर डू नॉट नो अबाउट, या तो कस्टमर को नॉलेज ही नहीं है या कस्टमर उनके बारे में, उनको खरीदने के बारे में जो है वो कभी सोचता नहीं है। तो ऐसे गुड्स को अगर आपने बेचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा जो है वो आपको लगाना पड़ेगा कस्टमर को परसुएड करने में। तो 40 का आंसर आएगा डी। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसको कंसीडर करो, इसके बारे में बाद में बताना है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला बोलता है ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज बिल्ट ऑन, सारी की सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो बनती है एसटीबी के ऊपर, सही बात है। द ब्रांड मंत्रा मस्ट कम्युनिकेट बोथ व्हाट ए ब्रांड इज एंड व्हाट इट इज नोट, बिल्कुल सही बात है ये भी। बोलता है गोल इनकम्पेटिबिलिटी, अगर आपके गोल जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट अमंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर, बिल्कुल सही बात है कि झगड़ा होता है इसलिए अगर आपके गोल से वो आपस में मैच नहीं करते हैं। एंड फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज एंड स्टोर्स कैन हैव ए ब्रांड नेम बट आइडियाज एंड पीपल कैन नॉट, बोलता है फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज एंड स्टोर्स हैव ए ब्रांड नेम, फिजिकल गुड्स का, सर्विस का, स्टोर का तो ब्रांड नेम होता है लेकिन आइडिया और पीपल का नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, सब इनका भी होता है, तो फोर्थ आपका गलत है। तो मतलब पहले तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। आगे, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग बिलो कॉस्ट, एक प्रैक्टिस जिसमें आप क्या करोगे, कॉस्ट से बिलो जाके सामान को बेचते हो विद एन इंटेंशन टू डिस्ट्रॉइंग द कॉम्पिटिटर इज रेफर टू, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। इसका मेन जो एम होता है वो क्या, कॉम्पिटिटर से छुटकारा पाना। आगे, आफ्टर डिटरमाइनिंग इट्स प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, अपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर लिया आपने, ठीक है, मतलब जो प्राइसिंग पॉलिसी होती है उसमें आपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया, तो अगला लॉजिकल स्टेप जो है वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद अब आप डिटरमाइन करते हो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होने वाली है फ्यूचर में, बी। आगे, मार्केटियर हैव ट्रेडिशनली क्लासिफाइड प्रोडक्ट ऑन द बेस ऑफ 3 कैरेक्टरिस्टिक, 3 कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर जो है मार्केटियर प्रोडक्ट को क्लासिफाई करता है, एक तो है ड्यूरेबिलिटी, एक है टेंजिबिलिटी और एक यूज के बेस पर, सी। दे स्टेप आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद क्या आएगा, तो देखो उसमें 8 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आइडिया जनरेशन, फिर है आइडिया को स्क्रीनिंग, फिर है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग, उसके बाद आएगा मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, इसके बाद आएगा बिजनेस एनालिसिस, फिर आएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर टेस्ट मार्केटिंग और फिर कमर्शियलाइजेशन। तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद में क्या आएगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, बी। When the total market expand, जब टोटल मार्केट एक्सपेंड होती है तो क्या होता है, तो मार्केट लीडर जो है वो हमेशा गेन में होता है, क्योंकि वो पहले से अपेक्स है उस मार्केट में, और मार्केट अगर आपकी टोटल मार्केट बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा पैसा वो कमाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर प्रेफर द प्रोडक्ट विच आर इजिली अवेलेबल एंड आर इनएक्सपेंसिव, तो वो कौन सा, वो है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में इजिली अवेलेबल होगा और सस्ता होगा वही मार्केट में ज्यादा बिकेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताने में से कौन सा करेक्ट है। पहला, द अल्टीमेट लेवल, ध्यान देना, बोलते हैं अल्टीमेट लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन लेट्स टू 1-to-1 मार्केटिंग, बिल्कुल सही बात। अल्टीमेट लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंट का तो ये है कि हर कस्टमर को एक अलग सेगमेंट के तौर पे देखो, उसके हिसाब से उसको सामान बनाओ। फिर बोलता है, ये तो करेक्ट है पहला। दूसरा बोलता है एनी अटेम्प्ट टू टारगेट मार्केटिंग टू चिल्ड्रन और माइनॉरिटी इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनएथिकल, अगर आप टारगेट मार्केटिंग करते हो चिल्ड्रन के बेस पर, माइनॉरिटी के बेस पर, तो क्या वो अनएथिकल है? नो सर। द इंटरनेट एज ए मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग हैज हाई सिलेक्टिविटी एंड कॉस्ट, अगर मान लो इंटरनेट जो एडवर्टाइजिंग का एक माध्यम है उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है? नहीं सर, कम आती है, बल्कि ए पुश स्ट्रेटजी इज बेटर सूटेड फॉर डायरेक्टिंग द मार्केटिंग एफर्ट टुवर्ड्स फाइनल कस्टमर, नहीं सर, पुश स्ट्रेटजी होती है हमेशा किसके लिए? प्रोस्पेक्ट के लिए, हम प्रोस्पेक्ट को खींचना चाहते हैं अपनी तरफ। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपकी रॉन्ग है। आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, अदर्स जो है वो क्या है रॉन्ग है। द लास्ट स्टेज, आखिरी स्टेज जो है इन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इज वो क्या है? क्लोजिंग द सेल। आखिरी जो स्टेज है वो क्या है? क्लोजिंग द सेल। तो बताना कौन सी बात इसमें से क्या है ट्रू है। पहला बोलता है इंडिया के अंदर कंपनी स्पेंड करती है मच लेस ऑन पोस्ट टेस्टिंग देन द प्री टेस्टिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, ऐसा है क्या? एक मिनट दोबारा से पढ़ो इसको। ये 4 दे रखे हैं भाई, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके हिसाब से बताना है अपने को। चलो देखते हैं। बोलता है द लास्ट स्टेज, पहली स्टेटमेंट क्या है? आखिरी जो स्टेज होती है इन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में वो क्या है? क्लोजिंग द सेल। वो क्या क्लोजिंग द सेल ये होता है क्या पर सेलिंग में? नहीं सर, क्लोजिंग द सेल के बाद भी हम लोग फीडबैक लेते हैं, तो ये तो आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दूसरा बोलता है इंडिया के अंदर कंपनी जो है वो स्पेंड करती है मच लेस ऑन पोस्ट टेस्टिंग देन वन प्री टेस्टिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। हाँ, ये बात सही है, प्री टेस्टिंग पे खर्चा ज्यादा करती है, पोस्ट टेस्टिंग पे खर्चा नहीं करती, ये सही है। बोलता है मार्केट टारगेटिंग इज करंटली द मोस्ट पॉपुलर मार्केटिंग अप्रूव्स, मार्केट टारगेटिंग जो है वो मोस्ट पॉपुलर मार्केटिंग अप्रूव है, ये बात है क्या? तो मार्केट टारगेटिंग सबसे मेन मार्केटिंग अप्रूव वो है, टेक्निक है हमारा। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किसके ऊपर अपने को क्या करना है? टारगेट करना है, ठीक बात है। अकॉर्डिंग टू आरएल स्टीवेंसन एवरीबॉडी लिव बाय सेलिंग समथिंग, हर कोई जो है वो क्या कहता है? कुछ ना कुछ बेचता है, ऐसा ही क्या? तो ये बात जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड और थर्ड बात जो है वो करेक्ट है, बाकी
फर्स्ट और फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट है। आओ आगे, ये दे रखा है जी आपको अब यहाँ पे कुछ ट्रेड चैनल, तो आपको मैचिंग करना है। सबसे पहला ट्रेड चैनल डिस्काउंट, ट्रेड चैनल डिस्काउंट की बात करें तो ये होगा क्या, डिफरेंशियल प्राइसिंग, ये ट्रेड चैनल डिस्काउंट है। टाई अप सेल, ये हो गया प्रोडक्ट लाइन, अलग अलग जो है वो क्या करते हो, आपने कई सारे प्रोडक्ट बना लिए। प्राइस बीइंग नॉन रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन द डिमांड एंड कॉस्ट, ये है आपका ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंदर ये तो होता है ना कि यहाँ पे आपको जो है वो बेसिकली प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलती है, तो ओलिगोपोली। और बेसिक पॉइंट के अंदर जो है वो क्या होता है कि आप लोकेशन के बेस पर जो है वो रेट को क्या करते हो, सेट करते हो, इसका सेकंड, तो ये आएगा बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात जो है वो क्या है जी आपकी इनकरेक्ट है अबाउट किसके बारे में, मार्केटिंग के बारे में। पहला, इट डील्स विद आइडेंटिफाई मीटिंग ओनली द ह्यूमन नीड, मतलब मार्केटिंग के अंदर आप जो है वो क्या करते हो, डील करते हो ओनली ह्यूमन नीड्स को। नहीं सर, ये बात जो है वो क्या है आपका इनकरेक्ट, आंसर पहला ही हो गया इसका। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल आउटलेट वेयर द कस्टमर कैन विजिट, फिजिकल आउटलेट को क्या बोलते हैं, मार्केट प्लेस बोलते हैं, और जो वर्चुअल आउटलेट है जो आपके ऑनलाइन मार्केटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, मार्केट स्पेस बोलते हैं। आगे, which of the following is a cluster of complementary product and service that are spread across a diverse set of industry but are closely related in the mind of consumer, उसको बोलते हैं मेटा मार्केट। मोहन वाले ने कॉन्सेप्ट दिया था मेटा मार्केट, और वो इंटरेस्ट लेवल पे एजे गैली ने, ध्यान रखना। आगे, which of the following include immediate individual or organization involved in the production, distribution, promotion of the offering, इसको क्या बोलते हैं, टास्क एनवायरमेंट। तो ये सब जो है वो आपके माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट है, किसका पार्ट है, माइक्रो एनवायरमेंट का। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सी बात जो है वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में करेक्ट है। पहले तो ये होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बोलता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा और क्या होगा, सस्ता होगा, वो मार्केट में ज्यादा बिकेगा। पहली बात क्या था, फोकस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये होता है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की क्वालिटी है। दूसरा, गुड क्वालिटी एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो प्रेफर किया जाएगा कंज्यूमर के द्वारा, ये भी किसकी बात कर रहा है, ये भी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग दिस कॉन्सेप्ट लोकस ऑन बिल्डिंग इनोवेटिव एंड सुपीरियर प्रोडक्ट, ऐसा है, ये भी किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर प्रेफर द प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव, हाँ ये बात जो है ये किसकी है, प्रोडक्ट की है। तो कौन सी बात जो है वो करेक्ट है, तो आंसर आएगा क्या, डी। ऊपर वाली तीनों बातें जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, ये आपके बेसिकली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और नीचे वाला जो है वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात क्या है, इनकरेक्ट है अबाउट द कस्टमर कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कस्टमर कॉन्सेप्ट कौन सा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कस्टमर कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, मार्केटिंग। तो बोलता है सबसे पहला, इंडिविजुअल कस्टमर शुड बी द फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल कस्टमर जो है वो फोकस है ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिविजुअल कस्टमर फोकस करती है, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो करेक्ट है। बोलता है ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मीट द नीड एंड वैल्यू ऑफ द कस्टमर, हाँ ये बात भी सही है। इट सीक टू हैव ए प्रॉफिटेबल ग्रोथ बाय कैप्चरिंग द कस्टमर शेयर एंड लॉयल्टी फॉर लाइफ टाइम, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। ये रिकॉग्नाइज करता है दैट एवरीथिंग मैटर विद मार्केटिंग, एवरीथिंग मैटर जो है वो किसका पार्ट है, होलिस्टिक मार्केटिंग का। ये आपका बेसिकली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट है, नहीं है, ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट का पार्ट है, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नैरोली डिफाइंड ग्रुप, एक नैरोली डिफाइंड ग्रुप दैट डिस्टिंक्टिव मिक्स ऑफ बेनिफिट, मतलब जिसके अलग से जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक नैरोली डिफाइंड ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं नीश मार्केटिंग। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द शॉपिंग गुड्स, शॉपिंग गुड्स के बारे में कौन सी बात करेक्ट है, तो शॉपिंग गुड्स वो है जिनको लेस फ्रीक्वेंटली परचेज किया जाता है और उनको जो है वेरी स्लोली यूज किया जाता है, ए, जैसे आपके कपड़े हो गए ये सब। द टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द कंपनी, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लेंथ बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, टोटल नंबर ऑफ कितनी प्रोडक्ट लाइन कंपनी ऑफर कर रही है मार्केट में, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट विड्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मार्केट ग्रोथ स्टेज, इनमें से कौन सी बात जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, किसके बारे में, मार्केट ग्रोथ स्टेज के बारे में। तो पहला बोलता है प्राइस में रिमेन स्टेबल, मार्केट ग्रोथ स्टेज के ऊपर क्या होता है, प्राइस स्टेबल होते हैं और फॉल डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ ये बात जो है वो क्या है, करेक्ट है। फिर बोलता है द फर्म में ऐड न्यू फीचर, ग्रोथ के टाइम पे फर्म जो है वो नए फीचर को ऐड भी कर सकती है और टू द प्रोडक्ट एंड एंटर इनटू द न्यू मार्केट सेगमेंट, बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट मार्जिन टच ए लो लेवल, अरे भाई जब ग्रोथ होता है तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लो लेवल के ऊपर नहीं होता है, एक मिनट, ग्रोथ स्टेज पे प्रॉफिट मार्जिन जो है लो लेवल पे नहीं होता, प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सबसे आखिरी स्टेज जो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वो क्या है, कमर्शियलाइजेशन। आगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग के अंदर जो है वो आप क्या करते हो, तो मार्कअप प्राइसिंग के अंदर जो है आप अपने कॉस्ट डिसाइड करोगे और एक मार्कअप उसमें जोड़ लोगे। अब कॉस्ट जो डिसाइड होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आएगी, कौन कौन सा, एक तो वेरिएबल कॉस्ट ये आपकी पर यूनिट होती है और एक आएगा फिक्स कॉस्ट। अब इसको पर यूनिट लेने के लिए आप क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन में यूनिट सेल, जितने भी आपने यूनिट सेल करे उसके हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लोगे, तो ये आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है पर यूनिट। ए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज कांस्टेंट फॉर द पर यूनिट प्रोड्यूस। पर यूनिट जो है कौन सी कॉस्ट कांस्टेंट होती है, वो होती है आपकी वेरिएबल, और ये तो पर यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पर यूनिट आपकी जो कॉस्ट कांस्टेंट होती है वो होती है आपकी वेरिएबल, और टोटलिटी में, टोटलिटी के अंदर जो कॉस्ट आपकी कांस्टेंट होती है वो होती है कौन सी, आपकी फिक्स। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ द गुड्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी और थर्ड पार्टी, वो कौन सा होता है, बार्टर सिस्टम। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा पेमेंट, ये इनमें से कौन सा एक्स्ट्रा पेमेंट डिजाइन किया गया टू गेन रीसेलर पार्टिसिपेशन इन द स्पेशल प्रोग्राम, वो होता है क्या, अलाउंसेस। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्काउंट बाय ए मैन्युफैक्चरर टू द मेंबर ऑफ द चैनल इन केस दे परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। अगर मान लो मेंबर जो है, मतलब जो इंटरमीडिएट्स हैं, अगर वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनको एक स्पेशल जो डिस्काउंट दिया जाएगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा, वो उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शनल डिस्काउंट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व सेटिंग हाई आर्टिफिशियल प्राइस एंड देन ऑफरिंग कंसिडरेबल डिस्काउंट, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग। सबसे पहला रेट बहुत ज्यादा हाई रख लेंगे, जैसे हम ये बोल देंगे अब एक शर्ट जो है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं एक शर्ट लेके आया सुपर ड्राई का, तो उस शर्ट का रेट जो है 8,000 रुपये, या हमारे वो खुला है क्या बोलते हैं उसको, कैप्सन्स, तो वहाँ 8,000 रुपये की शर्ट, लेकिन उस पर 40% मेरे को डिस्काउंट दे दिया, तो ये शर्ट 3200 रुपये तो मेरे को डिस्काउंट ही मिल गया इसके ऊपर। तो इसको बोलते हैं क्या कि उन्होंने साइकोलॉजिकल खेला, तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर क्लबर अंडर ओनरशिप, मतलब एक सिंगल ओनरशिप के अंडर रहता है सारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वीएमएस। देयर आर सम प्रोडक्ट डेट मेक यूज ऑफ एंशियरी प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो यूज करते हैं एंशियरी प्रोडक्ट का, सो दैट, ताकि फर्म जो है कीप द प्राइस ऑफ द कोर प्रोडक्ट का प्राइस को कंपनी कम रखेगी और जो एंशियरी प्रोडक्ट है उसके रेट को क्या करेगी, ज्यादा रखेगी और वहां से पैसा कमाएगी। जैसे आप एग्जांपल दिया ना, वो ऑल आउट वाली मशीन होती है, तो मशीन का रेट बिल्कुल कम रहेगा, लेकिन जो रिफिल होती है उसको परचेस करो उसका रेट बहुत ही हाई रहेगा, उसको बोलते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कस्टमर इज रिवॉर्डेड बेस्ड ऑन हिज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ परचेजिंग द ऑफरिंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, वो होता है फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम। इसके अंदर कस्टमर जो है उसको रिवॉर्ड मिलता है कि जितना जल्दी जल्दी वो जो है वो सामान को क्या करेगा, परचेज करेगा, उतना ही उसको जो है वो क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये है फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम। वन ब्रांड कैन बी यूज फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द नॉन कंपीटिंग ब्रांड, एक ब्रांड को यूज करते हैं दूसरे नॉन कंपीटिंग ब्रांड को क्या करने के लिए, उसको एडवर्टाइज करने के लिए, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रमोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एम, इनमें से किसका मेन एम है, टू कन्विंस द कस्टमर दैट दे मेड ए राइट चॉइस बाय परचेजिंग द ऑफरिंग, इसको रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग। रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हम लोग जो है वो कस्टमर को एहसास दिलाते हैं कि आपने अगर हमारे सामान को परचेज किया तो आपने सही चॉइस की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द एडवर्टाइजिंग बजट, इनमें से कौन सी बात जो है हेल्पफुल है डिसाइडिंग करने में एडवर्टाइजिंग के बजट को, कि आप कितना खर्चा आप करेंगे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, आपका बजट क्या रहेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। वो पहला तो है आप पीएलसी की किस स्टेज के ऊपर है, जी बिल्कुल, मार्केट शेयर क्या है आपका, उसके बेस पर डिसाइड करोगे कि खर्चा कितना करना है, कंपटीशन मार्केट में कितना उसके बेस पर डिसाइड होगा, एडवर्टाइजिंग की फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी देना है या कुछ कुछ समय के बाद में देना है एडवर्टीजमेंट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और प्रोडक्ट सस्टेनेबल है या नहीं है। अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो कुछ दिनों बाद ही वैनिश हो जाएगा मार्केट से, तो फिर उसके लिए आप ज्यादा खर्चा नहीं करोगे, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा जो लाइफ टाइम के लिए बना रहेगा या बहुत सालों तक चलेगा, तो उसके लिए आप खर्चा कर सकते हो। तो ये सारे के सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जो आपको मदद करते हैं आपके एडवर्टाइजिंग बजट को क्या करने में, सेट करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फॉर सर्विसेज, बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है सर्विस के बारे में। तो सर्विस कैसी है, सर्विस इंटेंजिबल होती है, इनसेपरेबल है और वेरिएबल है, तो आंसर आएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट फॉल अंडर ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, इनमें से कौन सा जो है वो ज्योग्राफिकल प्राइसिंग के अंदर नहीं आता। पहला, द सेलर रिसीव सम परसेंटेज ऑफ द पेमेंट इन कैश एंड रेस्ट इन प्रोडक्ट, ये है आपका कंपनसेशन डील, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग नहीं है। देयर इज ए डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ द गुड्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी और थर्ड पार्टी, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ये भी ज्योग्राफिकल प्राइसिंग नहीं है। सेलर सेल ए प्लांट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी टू द अदर कंट्री एंड एग्री टू एक्सेप्ट पार्शियल पेमेंट, और बोल रहा है कि मैं पार्शियल पेमेंट ले लूंगा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विद सप्लाइड इक्विपमेंट, इसको बोलते हैं बायबैक अरेंजमेंट, ये भी आपका ज्योग्राफिकल प्राइसिंग नहीं है। तो ये सारे के सारे जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आते। टेम्परेरी रिड्यूसिंग प्राइस, टेम्परेरी जो है प्राइस को रिड्यूस करना है तो इंक्रीज करने के लिए शॉर्ट टर्म सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये एग्जांपल आपका प्रमोशनल प्राइसिंग हो, जो शॉर्ट टर्म के लिए आप प्राइसेस को क्या कर दोगे, कम कर देते हो।
आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें से जो है वो आइडेंटिफाई करना है की कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस होलिस्टिक मार्केटिंग में जो आपकी परफॉर्मेंस को चेक करना होगा अगर आपने, तो उसके लिए जो है वो की कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? सबसे पहले आप कस्टमर बेस नहीं देखते, आप देखते हो ब्रांड एंड कस्टमर इक्विटी कितनी है। फिर एम्प्लॉइज के बेस पर नहीं, आप परफॉर्मेंस चेक करना है तो एथिक्स देखते हो, आप एनवायरमेंट देखते हो, आपकी कंपनी में एनवायरमेंट जो कैसा है, आपके सेल्स रेवेन्यू कितना निकल के आ रहा है, और फाइनेंशियल कमिटी नहीं, सेल्स रेवेन्यू। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 2, 4, 5, 6। इनके बेस पर आप लोग जो है डिसाइड करोगे कि आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कंपनी की कैसी चल रही है। मार्केटर शुड बी अवेयर ऑफ द लॉ। मार्केटर जो है वो अवेयर होना चाहिए लॉ से, गवर्नमेंट एजेंसी से एंड द प्रेशर ग्रुप जो इन्फ्लुएंस करते हैं, लिमिट करते हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल को इन ए सोसाइटी। ये मतलब ये किस एनवायरनमेंट के अंदर रहेगा? तो ये आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, जो कि पार्ट होता है किसका? मैक्रो एनवायरनमेंट का। तो आंसर रहेगा ए। When the company सेल्स पर्सन कॉन्टेक्ट द कस्टमर, जब कंपनी का सेल्स पर्सन जो है वो क्या कर रहा है? कस्टमर को कॉन्टेक्ट कर रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको उससे बात कर रहा है, विद सजेशन भी दे रहा है अबाउट इंप्रूव्ड यूज ऑफ द प्रोडक्ट और एडिशनल न्यू रेंज ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है प्रोएक्टिव मार्केटिंग। ए स्टेट ऑफ द डिमांड वेयर मेजर पार्ट ऑफ द मार्केट डिसलाइक कर दिया प्रोडक्ट को एंड मे इवन पे ए प्राइस टू अवॉइड इट, उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है नेगेटिव डिमांड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से बताना आपको कौन सा जो है वो करेक्ट है। पहला, ब्रांड इक्विटी एसेंशियली द सेम एज ब्रांड वैल्यूएशन। ब्रांड इक्विटी और ब्रांड वैल्यूएशन सेम है? नहीं सर, अलग अलग है। मार्केट सेगमेंटेशन एंड द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वो अल्टरनेट मार्केट स्ट्रेटजी है? अरे दोनों बहुत ही अलग है। एक में तो आप मार्केट को सेगमेंट कर रहे हो, एक में आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब एक डिफाइंड मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से जो उसको क्या करो लॉन्च कर रहे हो, तो दोनों अलग है। ड्यूरेबल गुड्स नॉर्मली रिक्वायर लेस पर्सनल सेलिंग, जो ड्यूरेबल गुड्स है उनके लिए पर्सनल सेलिंग की रिक्वायरमेंट कम है, और आफ्टर सेल सेलिंग एंड द सेलर गारंटी देन द नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ऐसा है क्या? नहीं सर, ड्यूरेबल के लिए भी जो है वो पर्सनल सेलिंग तो होता है। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल फॉर्म इज इलीगल है, अगर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते तो हो गया इलीगल है? नहीं सर, इलीगल नहीं है, गवर्नमेंट भी तो कर रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी के रेट सबके लिए अलग अलग है, तो वही तो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया? जब एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग लोगों से अलग रेट चार्ज करना। तो ये चारों सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका? इनकरेक्ट है। नन ऑफ द अबव आपकी करेक्ट। ए मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी, मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर आप लोग जो है वो क्या करते हो? मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर हम शुरुआत में रेट को क्या रखेंगे? कम रखेंगे। ये कब सुटेबल है? जब आपके प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो क्या है? कम है, विद इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना आपकी कॉस्ट कम होगी, तो आप रेट को भी क्या करते हो? कम करते हो। Which one of the following is not include in the distribution logistic? इनमें से कौन सी बात जो है वो इंक्लूड नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक में? तो वो है आपका ये इन्वेंट्री प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री वेयरहाउसिंग, ये तीनों चीज आती है, होलसेलर नहीं है इसमें। द मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है ऑर्गेनाइजिंग द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन, वो किस पर बेस्ड है भाई? द मोस्ट कॉमन फॉर्म बताना है आपको जो ऑर्गेनाइज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसा होना चाहिए? मार्केट डिपार्टमेंट होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ द फंक्शंस। In the model of the consumer adoption of the new product developed by the Everett M. Rogers, the first category of the people to adopt a new product, वो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल जो नए प्रोडक्ट को सबसे पहले जो है अडॉप्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इनोवेटर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज क्या है इन द यूज ऑफ न्यूज़पेपर एज एन एडवर्टाइजिंग मीडियम इज फ्लेक्सिबिलिटी। जो न्यूज़पेपर है वो फ्लेक्सिबल मीडियम है आपका। डैश आर द गुड्स विच आर परचेज लेस फ्रिक्वेंटली एंड यूज वेरी स्लोली, ये होते हैं आपके कौन से? शॉपिंग गुड्स। डैश आर द प्रोडक्ट दैट आर बॉट फ्रीक्वेंटली विदाउट मच प्लानिंग और शॉपिंग एफर्ट, उनको बोलते हैं कन्वीनियंस। कन्वीनियंस प्रोडक्ट वो है जिनको फ्रीक्वेंटली हम परचेज करते हैं और उसके लिए हम ज़्यादा शॉपिंग एफर्ट्स नहीं करते, मार्केट में जाएंगे और डायरेक्टली परचेज कर लेंगे। कंपनी मेकिंग द सेम प्रोडक्ट क्लास ऑफ प्रोडक्ट हैविंग द इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिशन, ये ध्यान रखना, सेम अगर वो एक जैसा प्रोडक्ट बना रही है तो वो इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिशन को फेस करती है। डैश आर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टूल्स इन ऑर्डर टू गेट क्विकर और ग्रेटर परचेज ऑफ द ऑफरिंग फ्रॉम द कंज्यूमर, वो क्या है? सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन एक टूल है जो कि कैसा है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टूल है। द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन, दो आपको स्टेटमेंट दे रखी हैं जो जुड़ी हुई है किससे? इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन से। तो आपको बताना है पहली बात, इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप जो है वो क्या करते हो, जितने भी टूल आपके पास अवेलेबल है उन सभी टूल को यूज करते हो अपनी बात जो है वो जनता तक कम्युनिकेट करने में। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ऑल एक्टिविटी अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? इंटीग्रेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो दो बातें हैं, सबसे पहले क्या है बोलता है स्टेटमेंट 1, इट इज
ये हेल्पफुल इन क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस अमंग द कस्टमर एट ए मिनिमम कॉस्ट एंड रिसोर्स वाइल सेविंग टाइम। बिल्कुल सही बात है कि आप जब सभी साधन को यूज करोगे तो आप जो है वो कम टाइम के अंदर जो है अपनी बात कस्टमर तक पहुंचा दोगे। इट इन वो इंटीग्रेट ऑल द मेथड, इसमें क्या आएगा, इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं ऑल द मेथड ऑफ द ब्रांड प्रमोशन टू प्रोमोट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस अमंग इट्स टारगेट मार्केट। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका करेक्ट है। एक मिनट रुको यार, स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 तो सही है, इसमें इंटीग्रेट करते हैं सभी मेथड ऑफ ब्रांड को। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 1 आपकी इनकरेक्ट है भाई। ये बोल रहे हैं ना इंटीग्रेट मार्केट कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस को क्रिएट करेंगे लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे करेंगे। भाई आपकी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ये आपका रोंग है, आंसर आएगा इसका फर्स्ट आपका इनकरेक्ट और सेकंड करेक्ट, ये आएगा बी, ये रोंग है। चलो, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द कंज्यूमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कंज्यूमर कॉन्सेप्ट मतलब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। हाँ जी बिल्कुल, हम यही करते हैं कि जो कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं। द लार्ज स्केल सेल्स प्रमोशन इज बिलीव टू मैक्सिमाइज द सेलिंग। बोलते हैं लार्ज सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा सेल को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ऐसा है क्या? नहीं सर, ये बात जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है कि मार्केटिंग के अंदर आपको सेल प्रमोशन ज्यादा नहीं करना पड़ता। ये आपका सेल्स कॉन्सेप्ट है और हम बात किसी करें कंज्यूमर कॉन्सेप्ट की। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट आपका ट्रू है और सेकंड आपका इनकरेक्ट है, ए। बाकी सब रोंग है। चलो, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द टू पार्ट प्राइसिंग। पहली बात है टू पार्ट प्राइसिंग क्या होता है। टू पार्ट प्राइसिंग का मतलब हो गया एक इस तरीके की प्राइसिंग है जिसके अंदर कंज्यूमर से जो है वो दो रेट चार्ज किया जाता है। एक होता है उसकी एंट्री फी जो फिक्स होती है और एक होता है यूसेज फीस, ठीक है। उसको बोले टू पार्ट प्राइसिंग। तो उसके बारे में दो बातें बता रखी है। पहला, इट इज यूजली डेवलप्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ये जो है वो डेवलप की जाती है मैन्युफैक्चरिंग फर्म के द्वारा। नहीं सर, ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए होती है बेसिकली। इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स फी एंड द वेरिएबल यूसेज। हाँ, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। तो 94 का क्या है, स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है लेकिन 1 आपकी इनकरेक्ट है। The following two statements are related to the societal concept of marketing। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और दो जुड़ी हुई है सोसाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग से। तो बताना कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला, the offering need to be delivered while taking the social and ethical consideration into picture। जो भी आप मार्केट में ऑफरिंग करेंगे तो आप सोसाइटी का भी ध्यान रखोगे, सोसाइटल एस्पेक्ट को भी ध्यान रखोगे। सही बात है। प्रॉफिट जो है हमारा सोल मोटिव है। अरे सर क्या बात है, प्रॉफिट हमारा सोल मोटिव नहीं है, सोसाइटी की वेलबींग करना भी हमारा मोटिव जो है वो होता है। तो प्रॉफिट कमाना ही अकेला मोटिव नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 तो आपकी क्या है, करेक्ट है, 2 आपकी इनकरेक्ट है। The following two statements are related to a product consistency। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी का मतलब जो है वो क्या होता है, पहले बताओ कि जो दो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन जो है आपस में कितनी क्लोजली अटैच है उसका बोलता है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है, इट रेफर टू हाउ क्लोजली द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन रिलेट टू ईच अदर। हाँ, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। दिस कैन बी, अब जो कंसिस्टेंसी है, जो क्लोजनेस है वो किस पे हो सकती है, जो कंसिस्टेंसी है वो देखने को मिलेगी यूज में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट में, एक्सेट्रा। तो दोनों बातें क्या है आपकी करेक्ट है। आगे असर्शन बोल रही है कंपनी नीड टू फोकस, कंपनी की जरूरी है कि वो फोकस करे ऑन द बल्क प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। किसकी बात की जा रही है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की, ठीक है। फिर बोलता है कस्टमर प्रेफर द प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। हाँ, ये बात भी क्या है, सही है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये तो बोलता है ना कि कंपनी जो है अपना पूरा फोकस करेगी किस पे, प्रोडक्शन पे, ठीक है। और कंपनी क्या यही बोलती है, कंपनी का यही ओरिएंटेशन होता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता बिके, बल्क में होगा और सस्ता बिकेगा, वही जो है वो ज्यादा बिकेगा, ठीक है ना। तो दोनों बातें सही है और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। असर्शन बोलता है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर, बोलता है ये कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है टू डू अवे विद देयर बाइंग इनर्शिया। बिल्कुल सही बात है। रीजन के अंदर बोल रहा है कि द ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन बिल्डिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट। हमेशा ऐसा होता है क्या, ये बात भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन इसका असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये बात सही है, रीजनिंग सही बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है फोकस करना चाहिए कि वो नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में क्या करे, लॉन्च करे। दोनों बातें सही है लेकिन रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। असर्शन बोल रही है प्रमोशन इज द ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स ऑफ द फर्म जो जनरेट करता है क्या, रेवेन्यू। क्या प्रमोशन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो रेवेन्यू जनरेट करेगा? सर मार्केटिंग मिक्स के अंदर आपके रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो भी रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हैं। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। इट नीड टू बी थोरोली प्लान्ड कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर इन माइंड। हाँ, ये बात सही है कि जब आप प्रमोशन स्ट्रेटजी को डिसाइड करोगे तो आप जो है कस्टमर को ध्यान में रखोगे। तो असर्शन तो आपकी फॉल्स है लेकिन रीजनिंग आपकी ट्रू है।
असर्शन बोला सेल ऑफ ए प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन इन द मैच्योरिटी फेज। सेल ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो आपकी क्या होती है, जब मैच्योरिटी आएगी तो जो सेल्स है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। हाँ ये बात करेक्ट है। रीजन बोला देयर इज ए मार्केट सैचुरेशन बाय द टाइम द प्रोडक्ट रीचेस द स्टेज। बोलता है मार्केट सैचुरेशन हो जाती है जब इस स्टेज में आता है ना, मतलब डिक्लाइन स्टेज में मार्केट सैचुरेशन हो जाएगी, ठीक है। देयर इज ए मार्केट सैचुरेशन बाय द टाइम द प्रोडक्ट रीचेस दिस स्टेज। तो ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। इसी की वजह से जो आपकी जो सेल्स है वो आपकी घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आंसर आएगा ए। दोनों बातें करेक्ट है और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। असर्शन बोलता है ड्यूरिंग द डिक्लाइन फेज, बोला डिक्लाइन फेज के ऊपर ऑफ द प्रोडक्ट इन द पीएलसी द कंपनी रिड्यूस करते एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन टू द मिनिमम लेवल। ध्यान देना, बोला ड्यूरिंग दैट डिक्लाइन फेज के ऊपर जो है कंपनी रिड्यूस करती है क्या, एडवर्टाइजिंग को। बिल्कुल सही बात है, जब डिक्लाइन फेज होता है सेल्स उतनी है नहीं तो हम एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। असर्शन सही है। रीजन बोला दिस इट इज इंपॉर्टेंट टू लेंथन द स्पैन ऑफ दिस स्टेज। अगर खर्चा अगर कम करोगे तो आपका जो स्पैन है, जो ये इस स्टेज का जो टेन्योर है वो क्या बल्कि और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्या है, इनकरेक्ट है। तो असर्शन ट्रू है बट रीजनिंग फॉल्स है। आगे द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द मार्केटिंग चैनल। ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है मार्केटिंग चैनल से रिलेटेड, बताना कौन सा करेक्ट है। पहला, दे फैसिलिटेट फिजिकल मूवमेंट। जो मार्केटिंग चैनल्स होते हैं वो आपको मदद करते हैं क्या करने में, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द कस्टमर। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। देयर इज नो इंटरमीडिएट द फर्स्ट लेवल चैनल। फर्स्ट लेवल चैनल में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता भाई। फर्स्ट लेवल चैनल के अंदर देयर इज नो इंटरमीडिएरी ना। फर्स्ट लेवल चैनल जो होता है ना उसके अंदर इंटरमीडिएट होता है। तो ये आपका क्या है, गलत है। प्रोडक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ, प्रोड्यूसर इज नॉट द पार्ट ऑफ जीरो लेवल। अरे क्या बात कर रहे हो, जीरो लेवल के अंदर प्रोड्यूसर होता है और कस्टमर होता है। तो ये भी आपका रॉन्ग है। देयर आर सेवरल लेवल इन द मार्केटिंग चैनल, और मार्केटिंग चैनल में कई सारे लेवल होते हैं। हाँ ये बात क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 4 आर करेक्ट। मैचिंग करना, नेम ऑफ द चैनल दे रखा है और नंबर ऑफ प्लेयर बता रखा है। फर्स्ट लेवल चैनल डायरेक्ट चैनल है, इसके अंदर कितने बंदे होंगे, 2, प्रोड्यूसर होगा कस्टमर होगा। टू लेवल चैनल के अंदर जो है वो क्या हो गया कि आपके टोटल मिला के 2 इंटरमीडिएरी। तो मतलब बंदे कितने हो गए, एक तो प्रोड्यूसर है, एक कस्टमर है और 2 इंटरमीडिएट हो गए। तो टोटल मिला के 4 बंदे। 3 लेवल में प्रोड्यूसर कस्टमर 3 इंटरमीडिएट, टोटल मिला के 5 बंदे। तो 103 का आएगा क्या, ए। नेम ऑफ द चैनल दे रखे और नंबर ऑफ प्लेयर बता रखे। तो सबसे पहला है आपका स्टाइल। स्टाइल जो है वो क्या, इट लास्ट फॉर जनरेशन। फैशन जो है वो क्या, करंटली एक्सेप्टेड है। और पॉपुलर स्टाइल होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैशन। और फैड क्या, फैड आएगा और जाएगा। फैड ऐसा प्रोडक्ट जो आएगा जाएगा, ये। और उसके बाद सेल्स प्रमोशन जो है वो क्या है, सेल्स प्रमोशन आपका, सेल प्रमोशन के लिए हम लोग सैंपल जो है बांटने का काम करते हैं। एडवर्टाइजिंग मतलब न्यूज़पेपर में दे देंगे। प्रमोशनल प्राइसिंग का मतलब कि जैसे वारंटी ये सब दे देंगे। और ज्योग्राफिकल प्राइसिंग में क्या, ऑफसेटिंग हो गया। तो ये आएगा ए। और लास्ट क्वेश्चन, शॉपिंग गुड्स जो है वो कौन सी है, शॉपिंग गुड्स आपका हाउस होल्ड अप्लायंसेज, ये आपके शॉपिंग गुड्स हो गया। अनसोल्ड गुड्स कौन सी होती है, जिसके लिए कस्टमर जो है जिसको बाय करने के लिए सोचता नहीं है उसको बोलते हैं अनसोल्ड। जैसे ये ग्रेव स्टोन हो गया, ठीक है, मतलब कब्र का पत्थर। स्पेशलिटी गुड्स कौन सी होती है, लग्जरी गुड्स, जिसके ऊपर आप स्पेशल फोकस करते हो। और कन्वीनियंस गुड्स जो है वो क्या होता है, टूथपेस्ट हो गया आपका। तो आंसर जो बनेगा ऐसे 106 का वो क्या बनेगा, ए। लो जी, ये हो गए आपके 106 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास के अंदर कवर करे हैं। अब अगली क्लास एक और आएगी मार्केटिंग के क्वेश्चंस की, उसमें भी बहुत धाकड़ वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 140 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वो हम करेंगे आगे। अभी के लिए फिलहाल जो है आप ये वाला करो, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार क्लास लगा लेना, उसके बाद फिर इनका पीडीएफ से जो है वो कर लेना, ठीक है ना जी सर। चलो ये करो। बाकी लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छे लगे तो अच्छा कमेंट करना, कुछ कमी लगे तो वो भी बताइएगा, ठीक है ना। और बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लेना, जैसे नया वीडियो डालेंगे तो उसका आपको एडवांस में इंटीमेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत हेल्प होगा आपका इन क्वेश्चन से, ओके जी सर। चलो ये करो, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।